सबने पढ़ के रखा है उतना? ऑल ऑफ यू हैव लर्न दैट मच? यस और नो तो बोलो. अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी yes or no. ये सबका आंसर दिया था आपने लास्ट लेक्चर में. हैव यू ऑल गिवन द आंसर टू दिस क्वेश्चंस? अरे कोई तो हाँ ना बोलो. न चैट बॉक्स में कोई बोल रहा है ना ऐसे कोई बोल रहा है. यस आकांक्षा, आमला, वेयर आर यू ऑल? हाँ मैम दिया था शायद. शायद दिया था. अच्छा अच्छा ठीक है. तो चलो वापस आप सबके लिए ये क्वेश्चंस हैं. Anybody of you unmute and tell me fertilization occurs in dash. Where it occurs? Stomach junction of ovata. Yes, answer is C. Next, sperms enter into the ovum with the help of secretion from? Yes, tell the answer for the same. बोलो. Acrosome. Yes, acrosome में कौन सा एंजाइम होता है? Which enzyme I've taught you? कौन सा एंजाइम होता है acrosome में? हाँ Zonalizing. ओके, जोनालाइसिन तो रहता है. और साथ में और कौन सा रहता है? पढ़ा नहीं है अच्छे से. और कौन सा एंजाइम रहता है? अच्छे से आपने पढ़ा नहीं है बेटा टेक्स्ट बुक में, तो इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा है मैंने. Hyaluronidase enzyme which breaks the corona radiata. Yes, and zonalizin will break the zona pallidum. Okay. So embryo with 18 to 16 blastomere का मतलब क्या बताया था मैंने? What is blastomere? What is blastomere? Yes, आप सबको सुनाई दे रहा है या नहीं? What is blastomere? कोई तो आंसर बोलो. कोई भी नहीं बोल रहा है, सब चुप बैठे हैं. आकांक्षा, अनम्यूट योरसेल्फ. हाँ, व्हाट इज ब्लास्टोमियर? मैम वो फर्टिलाइज्ड ओवम को तोड़ के जो सेल मिलता है. हाँ, तो डॉटर जाइगोट सेल. हाँ, डॉटर जाइगोट सेल्स आर कॉल्ड एज अ ब्लास्टोमियर. तो 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स को क्या बोलेंगे हम? मोर्यूला. ओके. नाउ मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम फर्टिलाइजेशन में क्या क्या होता है. फर्टिलाइजेशन में कौन से स्टेप्स बताए थे मैंने आपको? फर्टिलाइजेशन में कौन से स्टेप्स बताए थे? फर्स्ट होता है क्लीवेज, है ना. देखो आप इसके अंदर ये सीक्वेंस देख सकते हो. पहला होगा ये जाइगोट ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है. देखो यहाँ पे स्पर्म आया. स्पर्म आने के बाद ये एग सेल एंड स्पर्म न्यूक्लियस दोनों फ्यूज हो गए. मतलब जिसको हमने फीमेल प्रोन्यूक्लिया बोला और मेल प्रोन्यूक्लिया बोला, है ना. यस, so you can see that in this part of the fallopian tube फर्टिलाइजेशन हो गया. यहाँ पे आते आते जाइगोट बन गया. अब जाइगोट के बाद क्या होगा? क्लीवेज होगा. तो क्लीवेज के अंदर आप देख सकते हैं जो जाइगोट सेल डिवाइड होता है और उसके जब 2 सेल 4 सेल 10 सेल बनते हैं, तो ये जो डॉटर सेल्स ऑफ जाइगोट्स है दे आर बीन कॉल्ड एज द ब्लास्टोमियर्स. ठीक है. तो ये जो जाइगोट है इट विल डिवाइड टू फॉर्म फर्स्ट 2 सेल, then again 2 cell will divide to form 4 cell. 4 cell will again divide to form 8 cell. Then 8 to 16. तो 8 to 16 कंडीशन पे जब ये आता है तब हम इसको एक राउंड बॉल के जैसा दिखता है. ग्रुप ऑफ सेल्स, हाँ, they are called as a morula now. Yes, now मोर्यूला क्यों बोलते हैं उसको? बिकॉज इट लुक्स लाइक अ मलबरी. इसके वजह से उसको मोर्यूला बोलते हैं. ठीक है. अब मोर्यूला तक पहुंचते पहुंचते आप देख सकते हो कि अब ये यूट्रस की तरफ आ रहा है.
अब यूट्रस की तरफ आते आते ये जो मोर्यूला है, मैंने आपको क्या बताया था, नेक्स्ट स्टेप क्या था, ब्लास्टुलेशन, है ना। ब्लास्टुलेशन में क्या होगा, ये जो मोर्यूला है इट विल एब्सॉर्ब द यूटराइन मिल्क, है ना, ये यूटराइन मिल्क को एब्सॉर्ब करेगा, और एब्सॉर्ब करने के वजह से, हाँ, यहाँ पे अगर यहाँ पे एब्सॉर्ब करने लगेगा तो क्या होगा, यहाँ पे कैविटी फॉर्म हो जाएगा, और ये कैविटी को हम बोलेंगे ब्लास्टोसिस्ट। यस, दिस कैविटी इज कॉल्ड एज अ ब्लास्टोसिस्ट। Now what you can see in this group of cells, ये group of cells have arranged themselves. कुछ cells have become the outer cell. आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ cells have become the outer cell. And some of, because of the uterine cavity fluid, because of this absorption of this uterine cavity fluid, यहाँ पे क्या हो गया, some of the cells have come to one of the pole. एक pole पे आ गए सारे cells. ठीक है, तो ये जो सेल्स जो इधर ऊपर पोल पे आए हैं इसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोब्लास्ट, है ना। देखो ये सेल, सारे सेल्स आपको नजर आ रहे हैं सबको, ये सेल्स को हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोब्लास्ट। मतलब ये जो बॉल ऑफ सेल था, इन्होंने देखो अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया है, बाहर सेल आ गए, हाँ, बड़े बड़े सेल्स बाहर आ गए, और जो छोटे छोटे सेल्स थे वो अंदर की तरफ आ गए, और अंदर की तरफ में भी एक कोने में सब इकट्ठा हो गए। क्यों इकट्ठा हो गए, क्योंकि यहाँ पे जो बाकी का जगह है वहां पे फ्लूइड भर गया है। कौन सा फ्लूइड भर गया है, ये जो यूट्राइन फ्लूइड एब्सॉर्ब किया गया वो यहाँ पे भर गया है। समझ में आ गया। तो द ग्रुप ऑफ सेल्स विच इज प्रेजेंट एट वन पोल विच इज कॉल्ड एज एनिमल पोल, दिस ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज द एम्ब्रियोब्लास्ट, है ना, एम्ब्रियोब्लास्ट। ब्लास्ट का मतलब होता है सेल, एम्ब्रियोब्लास्ट मतलब यही सेल्स हैं, यही ग्रुप ऑफ सेल्स है जिससे कि एम्ब्रियो बनने वाला है। तो दिस इज द ब्लास्टोसिस्ट। अच्छा, अब ये जो बाजू के, जो आजू बाजू के जो बड़े बड़े सेल्स नजर आ रहे हैं हमें, ये सेल्स को हमने अब नाम क्या दे दिया, ट्रोफोब्लास्ट। यस, ट्रोफो का मतलब होता है न्यूट्रिशन, सो ट्रोफोब्लास्ट मतलब ऐसा सेल जो अब क्या करने वाला है, न्यूट्रिशन देने वाला है। यस, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नाउ दिस वी विल कॉल इट एज अ ब्लास्टोसिस्ट। अच्छा, अब आप ब्लास्टोसिस्ट के बाद देख सकते हो कि ब्लास्टोसिस्ट तक जोना पेलिसोडा इंटैक्ट रहता है, ये भी मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में। अब इसके बाद का जो स्टेप है वो है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या बताया मैंने, इम्प्लांटेशन मतलब यही जो ब्लास्टोसिस्ट आपको नजर आ रहा है, ये जो बॉल नजर आ रहा है, ये कहीं ना कहीं एम्बेड हो जाएगा, अंदर चला जाएगा, डिक कर जाएगा। किधर डिक करेगा, इनसाइड द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। मोस्टली 90% फंडस में ही इम्प्लांटेशन हो जाता है, पर ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ फंडस में ही हो, ये राइट एंड लेफ्ट साइड में भी हो सकता है। हाँ, इज दैट ऑल ऑफ यू क्लियर, सबको समझ में आ रहा है इतनी बात, यस और नो, प्लीज टेल मी। यस मैम। Yes. आपको कहीं पे भी कोई चीज नहीं समझा तो प्लीज इंटरप्ट मी, हाँ प्लीज। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट दी, हाँ क्या बताया मैंने, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब है यही जो ब्लास्टोसिस्ट है वो ये एंडोमेट्रियम में, मतलब हमारे यूट्रस में कहीं ना कहीं जाकर डिक कर जाएगा या फिर एम्बेड हो जाएगा। यस, तो अब हम पढ़ेंगे कि ये इम्प्लांटेशन कैसे होता है। इतना आसान नहीं होता है कि ये जाके कहीं पे भी चिपक गया, नो। तो हाउ द इम्प्लांटेशन टेक प्लेस, सो प्लीज नोट डाउन द थिंग्स, प्लीज नोट डाउन, आई विल आस्क यू नाउ। ठीक है, चलो मैं बताते जा रही हूँ, आप लोग लिखते जाओगे कि इम्प्लांटेशन होता कैसे है। जस्ट 1 मिनट। एक्चुअली द पीपीटी विच आई वाज सर्चिंग वो मिल नहीं रहा है, इसकी वजह से आई हैव टू एडजस्ट विद दिस। अच्छा, अब देखो क्या मैं बता रही थी कि दिस इज द ब्लास्टुला। हाँ, ये ब्लास्टुलेशन के बाद इम्प्लांटेशन होगा। ठीक है, दिस इज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द ब्लास्टुला, मतलब अंदर से हॉलो रहता है, उसमें फ्लूइड रहता है ना, इसीलिए। अच्छा, अब यही डायग्राम से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी आगे का। इम्प्लांटेशन यू हैव टू इमेजिन, हाँ, गैस्ट्रुलेशन आल्सो यू हैव टू इमेजिन। ना इम्प्लांटेशन में क्या होगा, देखो ये जो एम्ब्रियो है, ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, प्लीज नोट डाउन,
ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, यस, इट विल गेट अटैच समवेयर टू द यूट्रस. मैंने अभी आपको बताया कि मोस्टली द अटैचमेंट टेक्स प्लेस इनसाइड दी, वेयर इट टेक्स प्लेस इन दी फंडस रीजन, है ना. मैंने आपको बताया जनरली नॉर्मली फंडस में ही होता है. नाउ अब क्या होगा, ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल है, जो बाहर के जो सेल्स है जिसको हम ट्रोफोब्लास्ट सेल बोल रहे हैं, यस, द ट्रोफोब्लास्ट सेल नियर टू द एम्ब्रियोब्लास्ट, ये पूरा एम्ब्रियोब्लास्ट है बेटा, यस, ये वाला एम्ब्रियोब्लास्ट के पास का जो ट्रोफोब्लास्ट है, जिसको हमने क्या बोला था, सेल ऑफ रॉबर बोला था लास्ट लेक्चर में, करेक्ट है. अच्छा, तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट है नियर टू द एनिमल पूल, हाँ, अब ये फटाफट डिवाइड करने लगेगा. यस, it will stimulate the division of this trophoblast cell into two layer. मतलब क्या हो गया, जैसे ये यूट्रस के पास आएगा, ये जो पार्ट है, ये जो इम्प्लांटेड ब्लास्टोसिस्ट है, जैसे ये यहाँ पर आएगा, ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ना, वो अपने आप को फटाफट दो पार्ट में डिवाइड कर जाएगा. यस, तो कौन से दो सेल बनेंगे. अब ट्रोफोब्लास्ट में अब यहाँ आपको डायग्राम में दिख नहीं रहा, यू हैव टू इमेजिन दैट. ये जो ऊपर का सेल है उसने अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. एक ऊपर का सेल, हाँ, आउटर लेयर, और एक अंदर का सेल कॉल्ड एज इनर लेयर. अब आउटर लेयर को एक नाम दिया गया है. व्हाट इज दैट नेम? द नेम इज द आउटर लेयर ऑफ ट्रोफोब्लास्ट which helps in implantation. I'm repeating the word, the outer layer of trophoblast which helps in implantation is called as syncytiotrophoblast. क्या बोलते हैं उसको? syncytiotrophoblast. SYNCYTIO फिर ट्रोफोब्लास्ट, syncytiotrophoblast. ठीक है, क्या है ये सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट? ये जो ब्लास्टोसिस्ट था, यस, जहां पे एनिमल पोल है, जहां पे एम्ब्रियोब्लास्ट है, वहां का जो ट्रोफोब्लास्ट है उसने अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड किया. जो ऊपर का लेयर ऑफ ट्रोफोब्लास्ट था उसको हम बोल रहे हैं सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट, और जो अंदर का लेयर है ट्रोफोब्लास्ट का उसको हम बोलेंगे साइटोट्रोफोब्लास्ट. ठीक है, साइटो, CYTO, साइटोट्रोफोब्लास्ट. मतलब अब क्या हो गया, अब यहाँ के ट्रोफोब्लास्ट ने दो पार्ट में डिवाइड किया. ऊपर वाले का नाम हो गया सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट और अंदर वाले का नाम हो गया साइटोट्रोफोब्लास्ट. अब हम देखते हैं कि सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट कैसे मदद करेगा. तो ये जो सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट है ना, इट विल लूज इट प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब ये सेल है ना, तो सेल अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन हटा देगा, लूज कर देगा. नाउ इट विल प्रोजेक्ट इनवर्सली इनटू द एंडोमेट्रियम. हाँ, ये उसने यहाँ के जो सेल्स थे, सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट के जो सेल्स थे, उन्होंने अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन लूज कर दिया, और अब वो तेजी से अंदर की तरफ, यूट्रस में अंदर की तरफ जाने लगेंगे. तो अब कैसे जाएंगे? डिगिंग करके जाएंगे, एक होल क्रिएट करेंगे. तो होल क्रिएट करने के लिए एंजाइम की जरूरत है. तो कौन सा एंजाइम की जरूरत होती है? लाइटिक एंजाइम की जरूरत होती है. प्लीज नोट डाउन, लाइटिक एंजाइम helps to dig the endometrium layer, or I can say in the other word that the lytic enzyme of the syncytiotrophoblast destroys the endometrial cell, because of which what will happen? This blastocyst will get buried deeply inside the endometrium. Is that very clear? समझ में आ गया? इसके कारण ये जो ब्लास्टोसिस्ट है वो आसानी से अंदर डीपली जाके इसके अंदर एंडोमेट्रियम में क्या हो जाएगा? फिट हो जाएगा या बरी हो जाएगा. ये कितने दिन में हो जाता है? इट टेक्स प्लेस विद इन 6 to 10 days after the fertilization, that is generally on 7th day of fertilization. हाँ, समझ में आ गया मेरी बात? इज दैट वेरी क्लियर? सबको इम्प्लांटेशन समझ में आ गया? मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, इम्प्लांटेशन कैसे होता है. ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टोसिस्ट का ऊपर का लेयर है ट्रोफोब्लास्ट, और एक कोने में जो इकट्ठा हुए सेल है उसका नाम है एम्ब्रियोब्लास्ट.
ठीक है, वही एनिमल पोल भी हम उसको बोलते हैं, और एनिमल पोल का ये जो अपोजिट पोल है उसको वेजिटल पोल बोलते हैं। ठीक है, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है। मैंने आज आपको इम्प्लांटेशन में क्या एक्सप्लेन किया, ये जो ट्रोफोब्लास्ट है नियर टू द एम्ब्रियोब्लास्ट, इट डिवाइड्स इनटू 2 लेयर। The outer layer is called as a syncytiotropoblast. The inner layer is called as a cytotropoblast. Yes, the syncytiotropoblast will release one enzyme called as a lytic enzyme, which will destroy the endometrial cell. Why it is destroying the endometrial cell? So that this blastocysts can easily get buried deeply into the endometrium. Is that very clear, बच्चा? All of you, सबको समझ में आ गया इतना पार्ट? Anybody is having any doubt? Please ask me now itself. Anybody is having any doubt? Yes or no? अरे No, ma'am. See बेटा, actually देखो आप देख सकते हो कि my PPT is also not been opened properly. तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू टीच फ्रॉम देयर। तो मुझे ना किसी का भी नाम वगैरह दिख नहीं रहा है, तो जो रैंडमली मुझे 2-3 लोगों का ही नाम, यू नो दैट कि आई डोंट रिमेम्बर द नेम्स, तो जो नाम मुझे पता है ऑलमोस्ट मैं उन्हीं को पूछ रही हूँ बार बार, इसीलिए। बट द क्वेश्चन इज फॉर ऑल ऑफ यू। हाँ, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज गैस्ट्रुलेशन। ठीक है, अब हो गया फर्स्ट, क्या हुआ, क्लीवेज। क्लीवेज के बाद हुआ ब्लास्टुलेशन, ब्लास्टुलेशन के बाद हुआ इम्प्लांटेशन। अब क्या होगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट इज द गैस्ट्रुलेशन। यस, गैस्ट्रुलेशन में नाउ यू कैन सी अ डायग्राम ओवर हियर। देखो अब यहाँ पे आप डायग्राम, ये दोनों डायग्राम को आप देख सकते हो। ये वाला जो सेल है उसमें देखो एक मॉर्फोजेनिक मूवमेंट हो रहा है। मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट मतलब यही सेल्स कुछ अंदर की तरफ जा रहे हैं, एक ऐसा पूरा लेयर बना रहे हैं। फिर आप देखो यहाँ पे एक अलग टाइप का लेयर्स बन गया है। तो ये जो लेयर फॉर्मेशन है, मतलब कि जो 3 लेयर होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, ये जो लेयर फॉर्मेशन होते हैं ये ब्लास्टोसिस्ट के अंदर, उसी को हम गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं या फिर गैस्ट्रुला भी बोलते हैं। So the formation of 3 germ layer, that is ectoderm, mesoderm and endoderm, is called as the gastrulation. Now this gastrulation is followed by a morphogenetic movement of the cell. इसका मतलब क्या है, morphogenetic movement of the cell का मतलब क्या, कि सेल जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है ना, जिसके कारण की क्या होता है, गैस्ट्रुलेशन हो पाता है। अब गैस्ट्रुलेशन में भी सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कौन सा लेयर सबसे पहला बनता है। तो अगेन प्लीज नोट डाउन करो, एंडोडर्म। एंडोडर्म सबसे पहला बनता है, फिर बनता है एक्टोडर्म और लास्ट में बनता है मेसोडर्म। सो एंडोडर्म सबसे पहला बनेगा, फिर बनेगा एक्टोडर्म और लास्ट में बनेगा मेसोडर्म। वेरी क्लियर? चलो, now for that I will show you the textbook. Now I will stop this part and I will show you the textbook. All of you are having your textbook with you all? Yes. So open your textbook, all of you open your textbook. Next lecture में I will show you the video. Actually the problem is मैं सुबह से उसको ऑन करने का कोशिश कर रही हूँ, वो हो नहीं रहा है। So I don't know what is the problem. देखो अभी जो मैंने आपको सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट एक्सप्लेन किया वो यहाँ पर दिया है आपके टेक्स्ट बुक में। अभी नेक्स्ट स्टेप जो हम पढ़ने वाले हैं, दिस इज द गैस्ट्रुलेशन। एक बार यहाँ से देखो, अभी आपके टेक्स्ट बुक में ये एक ही डायग्राम दिया है, बट एक्चुअली ये डायग्राम से आपको, एक्चुअली दिस इज नॉट अ डायग्राम फॉर गैस्ट्रुलेशन। देयर आर मेनी स्टेप वाइज गैस्ट्रुलेशन टेक प्लेस। तो वो उसका जो ये है ना, आई विल शो यू इन द नेक्स्ट क्लास बिकॉज दैट इज नॉट बीन अवेलेबल नाउ टुडे। ओके, सो गैस्ट्रुलेशन का मतलब क्या मैंने बताया आपको, कि फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर, दैट इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। उसमें से सबसे पहला क्या बनता है, सबसे पहला एंडोडर्म बनता है, फिर बनता है एक्टोडर्म, फिर बनता है, यस हाँ
मैम वो आपने टेक्स्ट बुक ओपन किया है? हाँ, नहीं दिख रहा है यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन एंड गोल्ड स्लाइड है। दिख नहीं रहा है टेक्स्ट बुक? नहीं नहीं मैम। जस्ट 1 मिनट है बेटा, अभी दिख रहा है? हाँ मैम। अभी दिख रहा है ना टेक्स्ट बुक? हाँ हाँ यस। हाँ अभी देख रहे हैं। तो फिर मैं हाँ आपको गैस्ट्रुलेशन बता रही थी। तो फर्स्ट लेयर इज एंडोडर्म, फिर बनता है एक्टोडर्म और बाद में बनता है मीजोडर्म। अब ये डर्म्स बनेंगे कैसे, ये लेयर बनेंगे कैसे? तो ये किसके कारण बनते हैं? बिकॉज ऑफ द मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स। मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेल का मूवमेंट होता है। यस और ये सेल का मूवमेंट होने की वजह से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, ऐसा नहीं कि कैसे भी हो गया, दैट इज फिक्स्ड कि हाउ इट हैज टू मूव। हाँ, वो पहले से डिसाइडेड रहता है कि वो सेल्स को कौन सा डायरेक्शन में मूव करना है, कैसे मूव करना है। तो ये जो पर्टिकुलर मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट है ना, ये दिस इज टेकिंग प्लेस इन गैस्ट्रुलेशन, बिकॉज ऑफ विच द 3 layers आर बीन फॉर्म, दैट इज द एक्टो, मीजो एंड द एंडोडर्म। अभी आप मुझे पूछोगे कि क्यों इतना एम्फसाइज हो रहा है ये एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म पे? क्योंकि ये एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म ही है जिससे कि सारे ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। तो ये अभी आपको नीचे आएगा ये टॉपिक में नीचे कि ये एक्टोडर्म से क्या क्या चीज बनता है, मीजोडर्म से कौन सी चीजें बनती है और एंडोडर्म से कौन कौन सी चीजें बनती हैं। तो लेट मी शो यू फर्स्ट दैट, सो दैट इट विल बिकम इंटरेस्टिंग फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड। तो ये आपको रिवाइज करना है और ये होमवर्क भी है कि आपको लिख के निकालना है, बिकॉज इसमें से आपको बोर्ड एग्जाम में n नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको फुल रट्टा करना है कि हम सब के बॉडी में एक्टोडर्म से क्या क्या बना है, मीजोडर्म से क्या बना है और एंडोडर्म से क्या क्या चीजें बनती है। सो एक्टोडर्म से स्किन, एपिडर्मिस ऑफ स्किन बनता है, हेयर, नेल्स, स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड्स, यू कैन सी ऑलमोस्ट ऑल द ग्लैंड्स आर फॉर्म बाय दिस एक्टोडर्म। लैक्राइमल ग्लैंड्स मतलब टीयर ग्लैंड्स, सेबेशियस ग्लैंड मतलब ऑयल ग्लैंड, ठीक है। कॉर्निया, लेंस, रेटिना, कंजेक्टिवा, ये सब तो अपने आईज का पार्ट है। नेजल एपिथेलियम, एनामल ऑफ टीथ, दैट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द टीथ। External, internal ear, foregut, midgut, yes, that is our digestive system. Adrenal medulla, adrenal gland is present on above the kidney, kidney का जो medulla part है उससे बनता है। pituitary gland, pineal gland and the entire nervous system मतलब brain and all, सब brain, spinal cord, सब का सब ectoderm से form होता है। नेक्स्ट आता है मीजोडर्म। मीजोडर्म से क्या बनता है? ऑल टाइप्स ऑफ मसल एक्सेप्ट द आइरीज मसल एंड सिलरी मसल्स ऑफ आईज। सिर्फ ये दो मसल्स को छोड़ के बाकी की जितने भी मसल्स हैं हमारे बॉडी में वो सब के सब मीजोडर्म से बनते हैं। यस मतलब अपना हार्ट तो मसल से ही बना है, तो हार्ट भी मीजोडर्म से बनना है। कनेक्टिव टिश्यू, lymphatic, all just have a look all of you, dentine of the teeth, urinary and reproductive duct, kidney, sclera and choroid of the eyes, ये सब आपको अभी जब आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ोगे ना उसमें आपको आई का स्ट्रक्चर आएगा, तभी ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। व्हाट इज स्क्लेरा, दिस इज choroid, these are the parts, outer layer of the eyes। एंडोडर्म से क्या क्या बनता है? मिडगट, देखो यहाँ पे फोरगट और हाइंडगट तो एक्टो से बना, पर एंडोडर्म से मिडगट बनता है, मतलब स्टमक, इंटेस्टाइन, टंग, टॉन्सिल, लंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंका मींस द रेस्पिरेटरी सिस्टम, लैरिंग्स, यूरिनरी ब्लैडर, वजाइना, लिवर, पैनक्रिया, थायराइड, you can see all these things are been formed by the endoderm. Just have a look all of you, ectoderm, mesoderm and endoderm ka I will ask you now। I'm giving you 2 minutes।
हुआ बेटा देख के? Chalo, now let us learn about how the gas relation take place. Now this diagram say you will not understand anything. As I've told you, I will show you the video in the next class. ठीक है? हाँ, I will show you the gas relation का video in the next class. But for today now, just understand the meaning. आपको चाहिए तो मैं कल next lecture में आपको वापस explain कर दूंगी with the video. But अभी वापस एक बार आप समझ के लो what is gas relation. See, gas relation के अंदर ये कभी स्टार्ट होता है? It takes starts from the 8th day after the fertilization. अभी 7th तक मैंने आपको बताया implantation हो गया. 7th day of fertilization में implantation हो गया, तो उसके बाद क्या होगा? gastrulation होगा. तो अब gastrulation में क्या होगा? As I've told you, there is a morphogenetic movements. और morphogenetic movements होने की वजह से there are the formation of this derms. ठीक है? अब ये कैसे होता है? तो देखो, the cell on the free end of inner mass cell called as hypoblast. Hypoblast ये जो embryoblast था, yes, again just come back to this page, wait. Just 1 minute है बेटा. आपको ये दिख रहा है स्क्रीन? पीपीटी वाला स्क्रीन दिख रहा है बेटा? टेक्स्ट बुक दिख रहा है. अच्छा अच्छा, रुको रुको. अभी दिख रहा है? अभी दिख रहा है. तो देखो, यहाँ पे ये जो सेल है ना बेटा, ये जो सेल्स है जहाँ पे मैं कर्सर को मूव कर रही हूँ, तो आपने देखा कि यहाँ पे ये मूवमेंट किस तरफ हो रहा है? अंदर की तरफ हो रहा है. अच्छा, तो ये वाला जो सेल है, ये वाला जो सेल है जिसको हम एम्ब्रियोब्लास्ट बोल रहे हैं, तो जो एम्ब्रियोब्लास्ट का भी जो नीचे हिस्सा वाला सेल है उसको हम क्या बोल सकते हैं? उसको हम हाइपोब्लास्ट बोल सकते हैं. तो वही आपके टेक्स्ट बुक में हाइपोब्लास्ट नाम दिया है उसका. एम्ब्रियोब्लास्ट का जो नीचे वाला हिस्से का सेल है उसको ही हम हाइपोब्लास्ट बोलते हैं. तो आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे ये जो हाइपोब्लास्ट सेल है ये कैसे मूव कर रहा है? नीचे की तरफ मूव कर रहा है, नीचे की तरफ मूव कर रहा है, एंड इट इज फॉर्मिंग अ लेयर लाइक दिस. एक पूरा एक लेयर बना दिया है इसने. यस, सो दिस लेयर विच इज बीन फॉर्म्ड वेरी, जो सबसे पहले फॉर्म होता है, दिस इज कॉल्ड एज द एंडोडर्म. यस, ये किधर ग्रो कर रहा है? विद इन द ब्लास्टोसिल. ब्लास्टोसिल के अंदर ही ग्रो कर रहा है ये. समझा मैं क्या बोल रही हूँ बेटा? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन टू से? Please say yes or no because it will. Yes, ma'am. हाँ, देखो मैं वापस इससे बता रही हूँ. ये वाला जो सेल है ना, यस, ये वाला जो एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियोब्लास्ट है. एम्ब्रियोब्लास्ट का जो नीचे हिस्सा वाला सेल है, मैं इसको क्या बोल सकती हूँ? हाइपोब्लास्ट बोल सकती हूँ. हाइपो मतलब नीचे. यस, अच्छा, अब ये हाइपोब्लास्ट सेल है ना, ये वापस डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, और एक और लेयर ऑफ सेल बन गया अंदर. Yes, so you can see that there is one more layer of cell formed inside the blastocyst, and this layer is called as the endoderm. ठीक है, तो मैं एंडोडर्म किसको बोलूंगी? मैं एंडोडर्म is the layer of cell which grows within the blastocyst and which forms, एंडोडर्म के वजह से there is a formation of yolk sac. क्या बन जाता है? yolk sac. अब क्या हो गया? ये जो रिमेनिंग सेल है, हाँ, which are in the contact with the cell of robber, हाँ, ये ऊपर वाले सेल्स अब अलग हो गए, तो उसको हम नाम दे देंगे एम्ब्रियोब्लास्ट को ही हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे. जो ऊपर वाले सेल है, जो सेल ऑफ रॉबर को अटैच्ड है, हम उसको बोलेंगे एपीब्लास्ट, और जो नीचे वाले सेल है हम उसको बोलेंगे हाइपोब्लास्ट. वेरी क्लियर? तो जो एम्ब्रियोब्लास्ट है उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ पे सेल ऑफ रॉबर मैंने बताया था, उसको मैं बोलूंगी एपीब्लास्ट.
और एपीब्लास्ट से क्या बनता है, एक्टोडर्म बनेगा। और जो नीचे वाला हिस्सा सेल है वो ग्रो कर रहा है, ब्लास्टोसील के अंदर ही ग्रो कर रहा है, फॉर्मिंग अ योक सैक। यस, योक सैक बना रहा है, और उसको मैं क्या नाम दूंगी, एंडोडर्म। वेरी क्लियर? यस। सो ऊपर वाले हिस्से ऑफ ट्रोफोब्लास्ट से क्या बन गया, एक्टोडर्म। हाइपोब्लास्ट से क्या बन गया, एंडोडर्म। पर एंडोडर्म का खास बात क्या है, क्योंकि ये पूरी अंदर की तरफ पूरा ब्लास्टोसील में ग्रो किया है, तो यहाँ पे इसने अब योक सैक बना दिया। अब हम इसको ब्लास्टोसील नहीं बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे, इसका नाम चेंज होते जाएगा बेटा। नाउ इट विल बी कॉल्ड एज अ योक सैक। वेरी क्लियर? तो चलो मैं वापस एक बार टेक्स्ट बुक पे आती हूँ। Wait, I will come back to the textbook once again. किसके घर से आवाज आ रही है बेटा? Now you can see the textbook beta, all of you. नहीं मैम, नहीं नो मैम। ऐसे क्यों हो रहा है? Wait. Yes. हाँ अभी दिख रहा है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस बेटा टुडे, बिकॉज एक्चुअली वो ऑन नहीं हुआ है ना पीपीटीज की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे बार बार टेक्स्ट बुक पे आना पड़ रहा है। ओके, सो यस, आई हैव टोल्ड यू अबाउट द योक सैक। मैंने क्या बताया आपको, जो एम्ब्रियोब्लास्ट था, जो उसका एपीब्लास्ट था, यस, एपीब्लास्ट मतलब ऊपर वाला हिस्सा का जो सेल है, उससे क्या बनता है, एक्टोडर्म। यस, और जो हाइपोब्लास्ट है, जो पूरा अंदर की तरफ ग्रो करता है इनटू द टुवर्ड्स द ब्लास्टोसील, उसको हम क्या बोल रहे हैं अब, योक सैक बोल रहे हैं। अच्छा, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म द सेकेंड लेयर फॉर्म इज एक्टोडर्म। अभी मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या बनता है, एंडोडर्म, उसके बाद क्या बनेगा, एक्टोडर्म। अब क्या होगा, जो सेल ऑफ एपीब्लास्ट है, मतलब जिससे एक्टोडर्म बना है, वो वापस डिवाइड एंड रीडिवाइड हो रहा है। समझा? जिससे एक्टोडर्म बना उसको ही हमने एपीब्लास्ट बोला था। अब वापस ये जो एपीब्लास्ट के सेल है, वो वापस डिवाइड एंड रीडिवाइड होंगे इन सच ए वे दैट दे विल एनक्लोज वन मोर कैविटी। एक और कैविटी बना देंगे। एक तो योक सैक की कैविटी बनी है, प्लस साथ में एक और कैविटी बना देंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे एक कैविटी तो बनी है योक सैक की, अब एक और कैविटी बन गई है, और ये कैविटी को हम क्या बोल रहे हैं, एमनियोटिक कैविटी। समझ में आ गया मेरी बात? यस, ऑल ऑफ यू। वापस मैं रिपीट कर रही हूँ, आपको प्लीज समझ के लो। हाँ, ये जो एम्ब्रियोब्लास्ट था, एम्ब्रियोब्लास्ट का जो हाइपोब्लास्ट था, वो पूरा अंदर की तरफ फैल गया, और उसके वजह से क्या बन गया, एंडोडर्म। एंडोडर्म के वजह से एक कैविटी क्रिएट हुई, जिसको हमने बोला योक सैक। ठीक है, फिर ऊपर वाला जो था एपीब्लास्ट, उसको हमने क्या बोला, एक्टोडर्म। एक्टोडर्म के वजह से भी वो भी डिवाइड एंड रीडिवाइड हुआ, वो भी एक कैविटी बना दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, एमनियोटिक कैविटी। अच्छा, एमनियोटिक कैविटी के अंदर होता है एमनियोटिक फ्लूइड, जिसके अंदर 9 महीना बच्चा रहता है। एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर ही 9 मंथ बच्चा रहता है। व्हाट अबाउट द योक सैक? ह्यूमन बीइंग के अंदर योक सैक का कोई काम नहीं है इतना। क्यों? सी, वी आर नॉट what to say, ओविपैरस, वी आर विविपैरस एनिमल, है ना। ओविपैरस के अंदर, एग के अंदर ढेर सारा योक होता है, और ये योक ही है जो वो बच्चे को नरिशमेंट करता है। बट इन अवर केस, माँ से सारा नरिशमेंट मिलता है बच्चे को, तो योक सैक के अंदर योक नहीं के बराबर होता है। ठीक है, वी कैन से देयर इज नो योक, मींस अलेथिकल, और
in some of the books you can see that in the starting stage we can see some of the yolks so called as microlethical. ठीक है, so microlethical means very less amount of yolk which we can see in the early development of the yolk sac, but after some time the yolk will be empty, yolk sac will be with no yolk, so called as alethical. ठीक है, alethical, sorry, alethical is the right answer without yolk, and you can see the answer as microlethical with a very less quantity of yolk. ठीक है, अच्छा अब क्या हो गया, एमनियोटिक कैविटी बन गई. एमनियोटिक कैविटी किसकी वजह से बनी है, एक्टोडर्म की वजह से बनी है. अच्छा, द रूफ ऑफ एमनियोटिक कैविटी इज लाइंड बाय एमनियोजेनिक सेल्स. एमनियोटिक कैविटी है, उसके अंदर फ्लूइड का नाम क्या होगा, एमनियोटिक फ्लूइड होगा. उसके ऊपर के जो सेल्स होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, एमनियोजेनिक सेल्स बोलेंगे. ठीक है, अच्छा अब उसके वजह से क्या होगा, अगेन दिस सेल विल डिवाइड एंड रीडिवाइड टू फॉर्म एमनियन. ठीक है, यस, देखो एक के बाद एक चीज से दूसरा चीज बन रहा है, दूसरी चीज से तीसरा चीज बन रहा है. सबसे पहला क्या बना, एम्ब्रियोब्लास्ट. एम्ब्रियोब्लास्ट के हाइपोब्लास्ट से बना एंडोडर्म, उसके एपीब्लास्ट से बना एक्टोडर्म. ठीक है, एंडोडर्म के वजह से बना यॉर्क सैक, एक्टोडर्म के बाद वो वापस डिवाइड एंड रीडिवाइड हुआ और बना क्या बना, एमनियोटिक कैविटी. अच्छा, अब एमनियोटिक कैविटी का जो एमनियोजेनिक सेल है, अब उससे क्या बनने जा रहा है, एमनियन बनने वाला है. फिर ये एमनियन क्या है, एमनियन इज अ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, मतलब एम्ब्रियो के अलावा, हाँ एम्ब्रियो के अलावा इट इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है. इट विल सराउंड एंड इट विल प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो. समझ में आ गया, यस, प्लीज नोट डाउन करो बेटा. यस, आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस मच. प्लीज से यस और नो. Yes. Yes. Shall I repeat it once again? Again I am repeating. ये जो एम्ब्रियोब्लास्ट था, एम्ब्रियोब्लास्ट का नीचे हिस्से का सेल को हमने हाइपोब्लास्ट बोला. हाइपोब्लास्ट अंदर की तरफ ग्रो किया, यस, हाँ मतलब जहां पे ब्लास्टोसील था उस साइड ग्रो किया और क्या बन गया, एंडोडर्म. एंडोडर्म के कारण बन गया यॉर्क सैक. ठीक है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग के अंदर यॉर्क नहीं के बराबर होता है, इसीलिए ह्यूमन बीइंग के यॉर्क सैक को बोला जाता है अलेथिकल. ये इतना क्लियर हो गया. फिर मैं आपको बताती हूँ एक्टोडर्म के बारे में. जो एपीब्लास्ट सेल है, एम्ब्रियोब्लास्ट का जो ऊपर हिस्से वाला सेल है जिसको हम एपीब्लास्ट बोलते हैं, ये एपीब्लास्ट के वजह से बनता है एक्टोडर्म. ठीक है, अब एक्टोडर्म का भी सेल डिवाइड और रीडिवाइड होगा और एक कैविटी बना देगा जिसको हम बोलेंगे एमनियोटिक कैविटी. ठीक है, तो अब एक और कैविटी बन गई, क्या नाम है, एमनियोटिक कैविटी. ये कैविटी खाली तो होगी नहीं, उसके अंदर एक फ्लूइड होगा और वो फ्लूइड का नाम है एमनियोटिक फ्लूइड, जिसके अंदर 9 महीना बच्चा रहता है वो फ्लूइड के अंदर. ठीक है, ये पार्ट भी समझ में आ गया. अच्छा, फिर क्या हो गया, फिर ये जो एमनियोजेनिक सेल है, ये जो एमनियोटिक कैविटी के जो सेल्स हैं उसको हम बोलते हैं एमनियोजेनिक सेल. ये सेल वापस डिवाइड और रीडिवाइड होंगे और क्या बना देंगे, एक और चीज बना देंगे, उसका नाम है एमनियन. ठीक है, ये एमनियन क्या है, ये बच्चे को पूरी तरह से सराउंड करेगा. इट इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, मतलब एम्ब्रियो के ऊपर एक लेयर, एम्ब्रियो के ऊपर एक लेयर विच विल प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो. ठीक है, यस, अगेन ये एमनियन जो होता है, जो दूसरे ये होते हैं उनके अंदर ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करता है एमनियन. ठीक है, अगेन क्योंकि ह्यूमन बीइंग के अंदर बच्चे का जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो माँ के बॉडी के साथ सारा एक्सचेंज हो जाता है, तो अगेन एमनियन का इतना ज्यादा यूज नहीं है इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, पर दूसरे एनिमल्स के अंदर ये एमनियन विल एक्ट एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन. वेरी क्लियर, यस. तो देखो अब क्या क्या बन गया है, एमनियोटिक कैविटी, यॉर्क सैक बन गया, एमनियन बन गया. वेरी क्लियर, ये 3 चीज बन गया है. अच्छा, अब क्या होगा, अब गैस्ट्रुलेशन, ये सब चीजें कितने दिन में हो जाती है, 15 दिन में हो जाती है.
ठीक है, in which the bilaminar embryonic disc is transformed into trilaminar embryonic disc. पहले अभी क्या था, 2 लेयर था, bilaminar means 2 layer. Now it will be transferred into 3 layer of embryonic disc. This transformation की वजह से again there is a rearrangement and migration of cell of epiblast. वापस epiblast migrate करेगा, rearrange करेगा और क्या बनाएगा, अब वापस primitive streak बनाएगा, primitive streak. What is this primitive streak? It is a shallow groove. ठीक है, और ये primitive streak will again lead to the head of the embryo. ठीक है, ये primitive streak में जो ऊपर वाला हिस्सा रहता है उससे क्या बनता है, हेड बनता है एम्ब्रियो का. ठीक है, और ये प्रिमिटिव स्ट्रिक से ही 3 लेयर्स ऑफ सेल दैट इज द मेसोडर्म एक्सटेंड बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म. ठीक है, वेरी क्लियर. वापस मैं रिपीट कर रही हूँ, एमनियन बन गया, वापस ये जो एपीब्लास्ट सेल है वो वापस अपने आप को डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर रहा है और क्या बना रहा है, प्रिमिटिव स्ट्रिक. और ये प्रिमिटिव स्ट्रीक के कारण एक और लेयर अब बन गया जिसका नाम है मेसोडर्म. और ये लेयर कहाँ पे बना, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में बन गया, इसलिए इसका नाम हो गया मेसोडर्म. ठीक है, सो अब कितने लेयर्स बन गए, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म. अब ये तीनों लेयर बनने के बाद तीनों लेयर एक साथ काम शुरू करेंगे. ऐसा नहीं कि पहले एक्टोडर्म काम करेगा फिर मेसोडर्म काम करेगा, तीनों लेयर एक साथ काम अपना शुरू करेंगे और धीरे धीरे क्या बनने लगेगा, ऑर्गन्स बनने लगेगा जिसको हम बोलेंगे ऑर्गेनोजेनेसिस. वेरी क्लियर. ठीक है, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस. यू कैन सी ओवर हियर प्रिमिटिव स्ट्रिक के बारे में मैंने बताया. जो प्रिमिटिव स्ट्रिक का ऊपरी हिस्सा है उससे हेड बनता है और ये प्रिमिटिव स्ट्रिक का जो नीचे वाला हिस्सा है इट विल कम्युनिकेट विद द योक सैक. इसी से बाद में क्या बनता है, एनस बनता है. तो प्रिमिटिव स्ट्रिक का जो ऊपर वाला हिस्सा है उससे हेड बनता है और जो नीचे वाला हिस्सा है इट कम्युनिकेट्स विद द योक सैक टू फॉर्म द ब्लास्टोपोर. ब्लास्टोपोर मतलब जिससे बाद में एनस बनने वाला है बच्चे का. वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. गैस्ट्रुलेशन सबको समझ में आ गया है? एनीवन इज हैविंग एनी डाउट इन गैस्ट्रुलेशन? यस, यस और नो? मैं वापस ये वाला पार्ट एक्सप्लेन करती हूँ आपको. व्हाट हैपेंड, वी हैव, यू मस्ट हैव ऑल हैव अंडरस्टूड अप टिल द एमनियन. एमनियन के बाद मैंने वापस क्या बताया कि जो ये एपीब्लास्ट के सेल था, हाँ, जिससे एक्टोडर्म बना था, यही एपीब्लास्ट के सेल वापस रीअरेंज करेगा, माइग्रेट करेगा और डिवाइड करेगा और क्या बनाएगा, प्रिमिटिव स्ट्रीक बनाएगा. और ये प्रिमिटिव स्ट्रीक से एक और लेयर फॉर्म होगा जिसको हम बोलेंगे मेसोडर्म. इसको मेसोडर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो प्रिमिटिव स्ट्रीक से जो नया लेयर बन रहा है वो एक्टोडर्म और मेसोडर्म के बीच में बनने लगता है ये लेयर, इसके लिए हम इसको मेसोडर्म बोल रहे हैं. ठीक है, जो प्रिमिटिव स्ट्रिक का जो ऊपर वाला हिस्सा है उससे हेड बनेगा बेबी का और जो नीचे वाला हिस्सा है जिसको हम ब्लास्टोपोर भी बोल सकते हैं उसी से एनस बनता है बच्चे का. तो अब जाकर तीनों लेयर बन गए, एक्टोडर्म बन गया, मेसोडर्म बन गया, एंडोडर्म बन गया, साथ में योक सैक बन गया, एमनियोटिक कैविटी बन गया, एमनियन बन गया. यस, तो ये 7 चीजें बन गई है. अब धीरे धीरे क्या होने लगेगा, ऑर्गेनोजेनेसिस. अब धीरे धीरे हर एक लेयर अपना अपना काम शुरू करेगा. As I've seen the fate of all the layers, fate of all the germ layer. तो एक्टोडर्म ये सब बनना शुरू हो जाएगा, मेसोडर्म से ये सारी चीजें और एंडोडर्म से. तो तीनों लेयर एक साथ अपना काम शुरू करेंगे एंड ऑल द लेयर विल वर्क टुगेदर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो का ऑर्गन्स. वेरी क्लियर? से यस और नो प्लीज बेटा. Yes. Yes, ma'am. ठीक है. Now there is one more term which has been given to you all, is called as a stem cells. What is stem cell? Stem cell is nothing but, I can say, the blastomeres. The blastomeres are termed as a stem cell. क्यों? क्योंकि ये जो ब्लास्टोमियर होता है
हर एक ब्लास्टोमियर, हर एक। अभी देखो क्लीवेज हुआ था, मैं वापस इसी पेज पे जाती हूँ, वेट, तो इस पे जाते, देखो ये जब क्लीवेज हुआ तो एक सेल से 2 सेल बना, 2 से 4 बना। अब ये हर एक सेल, जो हर एक सेल आपको दिख नजर आ रहा है, उसके पास इतना पूरा पावर है कि वो पूरा का पूरा बच्चे में डेवलप हो सकता है। So each and every cell has a capability to develop into a embryo. So this is nothing but the stem cell. ठीक है? हाँ, stem cell का मतलब है वैसे cell which can differentiate into any type of cell. यही स्टेम सेल से हमारा आंख, नाक, कान सब बना ना. सो दीज आर द सेल्स विच कैन डिफरेंशिएट इनटू एनी टाइप ऑफ सेल. सो दीज आर अनडिफरेंशिएटेड सोमैटिक सेल्स of a multicellular organism. They are capable of giving rise to many more cells of same type, or they can differentiate into another type of cell also. Yes, तो ये स्टेम सेल का खास बात है कि वो अपने जैसे ही बहुत सारे बना सकते हैं ना. तो अभी आपने देखा ना, ब्लास्टोमियर अपने जैसे ही 4-5, पहले 4 बनाया, फिर 8 बनाया, फिर 10 बनाया, फिर 16 बनाया, तो अपने जैसा भी बना सकता है. और वही ब्लास्टोमियर से आप देख सकते हो यहाँ पे 3 लेयर बने और ऑर्गन्स बन रहे हैं. यस, तो हमारा जो बोन मैरो सेल होता है, ब्लड के स्टेम सेल्स हो गए, कॉर्ड सेल्स. व्हाट इज दिस कॉर्ड सेल्स? दिस इज द अम्बिलिकल कॉर्ड. अभी हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है. अम्बिलिकल कॉर्ड मींस वो कॉर्ड जिसको आप कॉमनली नाल बोल जाता है, जो बच्चा और मदर के बीच में जो कनेक्शन रहता है. एक्चुअली बच्चे और मदर के बीच में प्लेसेंटा से कनेक्शन रहता है. तो प्लेसेंटा किससे जुड़ा हुआ रहता है? ये अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा रहता है. तो अम्बिलिकल कॉर्ड इज नथिंग बट एग्जांपल ऑफ अ स्टेम सेल. तो आजकल इफ यू सी इन द मैटरनिटी हॉस्पिटल, तो बहुत सारे लोग अम्बिलिकल कॉर्ड के, अपने बच्चों के अम्बिलिकल कॉर्ड को प्रिजर्व करते हैं. तो दैट टाइप ऑफ प्रिजर्वेशन इज कॉल्ड एज अ क्रायो प्रिजर्वेशन. तो ये क्रायो प्रिजर्वेशन क्यों किया जाता है कि समझो उस बच्चे को कभी भविष्य में जाके पार्किंसंस डिजीज हुआ या एल्जाइमर्स डिजीज हुआ या फिर ये कोई भी डिजीज हुआ, ल्यूकेमिया, आर्थराइटिस और डायबिटीज, तो हम ये बच्चे का जो अम्बिलिकल कॉर्ड को स्टोर करके रखा गया है, हाँ, बहुत साल पहले, अम्बिलिकल कॉर्ड को हम 50 साल तक भी स्टोर करके रख सकते हैं बाय क्रायो प्रिजर्वेशन. तो उससे हम स्टेम सेल्स को डेवलप कर सकते हैं और ये सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं. Is that clear? So nowadays many of the couples they go for umbilical cord preservation. ठीक है, very clear, and I hope you can understand the meaning of stem cells now. ठीक है, so stem cells, where are the stem cells present? The stem cells are present in our bone marrow cells, blood stem cells, cord cells, that is umbilical cord cells. Even I can tell you one more thing as जो मिल्क टीथ होता है, जिसको हम डेसिडियस टीथ बोलते हैं, जो बच्चे का 6 साल में जो मिल्क टीथ गिरता है ना बच्चों का, तो दैट जो फर्स्ट टीथ गिरता है ना, वो टीथ के अंदर भी you can see the stem cells. So that teeth can also be preserved, but no doubt उसके अंदर इतने ज्यादा stem cells नहीं मिलेंगे हमें जितना हमें umbilical cord में मिलेगा. ठीक है? Is that very clear all of you? So today I have taught you about the implantation, yes, and I have taught you about this gastrulation. ठीक है? Homework now for you all is to write down the implantation in your own words, and you have to write down the fate of ectoderm, mesoderm and the endoderm. Is that very clear to all of you, beta? Yes or no? Yes, ma'am. इतना ये लोग थक के आंसर देते हैं यस मैम भी. यस मैम. अरे बाबा, हाँ, ऐसा लग रहा है अभी आकांक्षा ने कुछ खाया है. क्या खाया आकांक्षा नाश्ते में? नहीं मैम, कुछ नहीं खाया. मतलब आप लोग सो के उठते हो, ब्रश भी नहीं करते हो, नहीं, बस नहीं, नहीं, समय नहीं. बैठ जाते हो? ब्रश सब किया, वो अभी ये लेक्चर के बाद ब्रेक है ना, तभी खाएंगे. अच्छा, ओके, ठीक है. और बाकी के लोग भी ऐसे ही बैठे हैं कि बस उठते उठते मुझे लगता है कि मोबाइल चालू कर देते होंगे और सो जाते होंगे, है ना? यस. नहीं मैम.
नहीं नहीं, अच्छा, on your video all of you, just let me see all of you on your video. Wait, I will stop this, let me see. बहुत दिन से आप सबको देखा भी नहीं है मैंने, कितने दिन हो गए, प्यारे प्यारे बच्चों को देखा नहीं है ना? हाँ चलो ठीक है, ठीक है। ओह वेरी नाइस, ये बच्चा तो एकदम अच्छे से नहा धो के बैठा है लगता है। इजी, नाम नहीं दिख रहा है बेटा आपका, डिस्प्ले नहीं हो रहा है नाम। ओके, तो आई विल स्टॉप दिस लेक्चर नाउ बच्चा, ठीक है? यस, आई विल स्टॉप द लेक्चर।